सर एक चीज़ बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मकान लेने जा रहा है या मकान खरीदने की प्लानिंग कर चुका है, क्या तरीका, क्या चीज़ सही होती है? जो जैसा आपने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन सही होता है या जो रेडी टू मूव फ्लैट होते हैं? कितना कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है सर? क्योंकि बड़ा फैक्टर तो हर कोई चाहता है कि रेडी टू मूव फ्लैट में ही जाए, तो कॉस्ट का कितना अंतर आ जाता है? और क्या आपको लगता है कि अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो क्या रेडी टू मूव में ज़्यादा बेहतर रहेगा? आपकी सलाह क्या रहेगी जो एक मिडिल क्लास आदमी है जो पहला मकान रहने के लिए लेने जा रहा है? देखिए, इसमें सिचुएशन के हिसाब से फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं किराए का मकान पे रहता हूँ और मेरे फाइनेंसेस मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं ईएमआई भी पे करूँ और रेंट भी रेंट भी दूँ। पे करूँ। तो उस सिनेरियो में मेरा सबसे पहला सुझाव होगा कि आप, भले आपको 10 से 15% ज्यादा देना पड़े, पर आप प्रेफर कीजिए रेडी टू मूव इन मकान में, ताकि आपका एक जो खर्च है वो बिल्कुल तुरंत हो जाए। दूसरा, अगर है कि मैं एक यंग हूँ, बंदा हूँ जिसकी नौकरी भी मैंने अभी तुरंत शुरू करी है, मेरे पास मैंने कैसे भी करके डाउन पेमेंट का तो इकट्ठा कर लिया है, पर मुझे चाहिए कि मैं एक लंबे समय तक ईएमआई के जरिए अपने लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लूंगा जिसका हो सकता है 2 या 3 साल के बाद पोजीशन मिले, ताकि मैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से किश्तों में पैसा दे सकूं। रेडी टू मूव इन में होता क्या है कि आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देना पड़ता है। तो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अगर मान लीजिए आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट काफी ज्यादा है, आप चाहते हैं कि भाई मैं कम पैसों मिलूं पर मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं, रेरा आ गया, मुझे उतना डर नहीं कि शायद कंप्लीशन डिले हो सकता है, पर ऐसा ना हो कि कहीं स्टक हो, ऐसी बात नहीं है, तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा। तो नटशेल में ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जी। आपके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि एक सवाल जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, वो आपके क्षेत्र का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ कि हम्म। सही उम्र जो है वो क्या होती है? अगर आप एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपके पास जो सवाल आते हैं, जो लोग आते हैं, क्या वो सही टाइम है जिसमें आपको लगता है अगर इस उम्र तक अगर आपने घर खरीद लिया तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ताकि सही समय पे आपकी तमाम ईएमआई भी कंप्लीट हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी? ये हालांकि सवाल पर्सनल फाइनेंस का है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक सवाल। जी। नहीं विपुल जी, हमने एक, आपको मैं डेटा पॉइंट देता हूँ। आज से 5 साल पहले एवरेज होम बायर की एज करीब 45 48 के लगभग होती थी, जो गिरकर आज के डेट में 28 से 32 साल के बीच में हो गई है। ओ। तो इससे एक क्लियर इंडिकेशन है कि होम बायर्स अब कम एज में मकान लेने की आप ट्रेंड देख सकते हो। इसका 2 3 कारण है। अभी क्या होता है कि लोग अर्ली स्टेज में अपना मकान इसलिए लेना चाहते हैं ताकि उनका वो जो लोन पेइंग टेन्योर हो, 20 साल का अगर आप लोन ले रहे हैं तो उनको आराम से मिल जाता है, उस हिसाब से वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आज के डेट में अगर एक 45 साल या 55 साल का बंदा अगर लोन लेना चाहे तो बैंक शायद उसको 20 साल टेन्योर का लोन ना दे। और हुआ क्या है कि अभी आईटी आईटीएस एम्प्लॉय बेस इतना बढ़ गया है, लोगों को अपने इनकम जनरेशन पे इतनी कॉन्फिडेंस है, और आपने देखा है कि इंडिया एज अ यंग इकोनॉमी काफी ग्रो कर रहा है। और कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि भाई एक फिजिकल एसेट भी होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से होम बायर्स का एज काफी घट गया है। और अगर आप देखेंगे 30 से 35 साल की उम्र में, मुझे मेरे ख्याल से आपको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए अगर आप मकान लेना चाहते हैं। ठीक सर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और स्कूल ऑफ थॉट है, जो काफी यंगस्टर्स हैं जो आजकल अपने आप को किसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं बांधना चाहते करियर के शुरुआत में, बिकॉज उनको वो बिलीव करते हैं कि अभी उनको काफी अलग अलग शहर पे जाना है, उनकी नौकरी उनके कहाँ ले जाएगी उन्हें नहीं पता है, तो वो शायद अवॉइड करते हैं। पर अगर अगर इंडिया में अगर आप देखें, एक एक सेंटिमेंट के हिसाब से लोगों का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है घर खरीदने का। और मेरे ख्याल से 30 से 35 साल की उम्र इज एन ज़्यादा। आइडियल एज जहां पे आप सीरियसली मकान खरीदने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, और ये होगा कि घर खरीदने का पहला जो पड़ाव होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव होता है वो होता है डाउन पेमेंट। ये कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है? जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उनको किस तरीके से अपने डाउन पेमेंट का इंतज़ाम कैसे करना चाहिए, और मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए ताकि उनके मन में क्लियर हो जाए कि भाई इतना पैसा अगर आ गया है तो हाँ, मैं मकान जो है खरीदने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ। देखिए, बैंक्स तो नॉर्मली आपको 20%
खुद से डालने को कहते हैं। उनकी जो एलटीवी, लोन टू वैल्यू होती है, आपको 80% होती है। रिस्क प्रोफाइल अगर आपका ज़्यादा थोड़ा वीक है तो शायद वो 70-60% भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 20 से 25% तो डाउन पेमेंट के लिए आपको बिल्कुल अपने जेब में रखना ही होगा, बिफोर आप मकान खरीदने के बारे में सोचना शुरू करें। और मेरे ख्याल से जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करके लोन कंपोनेंट अगर आप कम रखते हैं, तो इवेंचुअली आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेज लॉन्ग टर्म में होता है वो सही रहता है। आपने अपने अभी एग्जांपल में दिखाया, जो ग्राफिक्स आपने पहले चलाया था, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करीब 30 से 35% ऑफ द ओरिजिनल परचेज प्राइस से ज्यादा पे करते हैं जब आप लोन खत्म करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मिनिमम 20 से 25% डाउन पेमेंट का आपके पास इंतजाम होना चाहिए, तब आप मकान खरीदने के बारे में सोचिए। ताकि अगर बैंक ने आपको सिर्फ 60% ही सैंक्शन किया, तब शायद आप दिक्कत में ना पड़ जाएं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फिर बाद में वो कुछ पर्सनल लोन लेकर कुछ उस कमी को पूरी करते हैं। तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से 20 से 25% आप पहले इकट्ठा कर ले, तब मकान बढ़ाने के और पहला कदम उठाएं। ठीक सर। सर आपसे बातचीत मतलब एक नदी के बहाव की तरह इस तरीके से चलती जा रही थी कि बीच में रोकने का दिल तो नहीं कर रहा है। सवाल और भी बहुत सारे हैं और ये विषय ऐसा है कि हम सबके दिल के बहुत करीब हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, घर। लेकिन मुझे बार बार बताया जा रहा है आपकी व्यवस्था है और कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। प्रशांत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बीच बीच में आकर के हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनके मन में जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर आप देते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद विपुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये हमारा ये प्रॉपर्टी जंक्शन का पहला एपिसोड था, लेकिन आने वाले समय में हम जो प्रॉपर्टी जंक्शन के एपिसोड लेकर के आएंगे, जो कार्यक्रम लेकर आएंगे, जो थीम लेकर के आएंगे, उसमें अगर आपका भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई प्रश्न है, किसी तरह की दुविधा है, कुछ अपने शहर की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी मन में सवाल हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा उस पर आप हमें भेज सकते हैं। और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने किस तरह के सवाल हैं, प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप डाउन पेमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की मन में आशंका दुविधा हो, तो आप हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। इसके साथ साथ कार्यक्रम ख़त्म होने से पहले आपको ये भी बता दें, अगर आपने अभी तक बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको करना सिर्फ इतना है कि जाकर के यूट्यूब पे बोनस सर्च करें और AU द बोनस जहां आप टाइप करेंगे, अगर येलो कलर का जो हमारा जो आइकन है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य दें कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं और इस कार्यक्रम को और बेहतर करने का कोई सुझाव है वो भी हमें दें। हम आपके तमाम टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं और उस पर काम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।